हमारे जीवन में इमोशंस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनते हैं। हम हर बार 100% राइट फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम करने वाली कुछ गलतियों कुछ समय हम के लिए थोड़ा सा कॉज करते हैं कि थोड़ा सा इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन किसी समय वो गलतियों वजह से हमको बड़ा इम्पैक्ट भी कर सकते हैं कि हमारा पीस ऑफ माइंड हमको गायब हो जाते हैं और कि हमारा इन्वेस्टमेंट भी ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए हम सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना बहुत आवश्यक पड़ती है। आज यह वीडियो में हम देखें कि हम किसी तरीके से हमारे पॉसिबिलिटी ऑफ सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना हम एनहांस कर सकते हैं। इसके बारे में यह वीडियो में हमको जानकारी मिलते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। पहले कारण होते हैं कि इरेशनल डिसीजन ड्यू टू फाइनेंशियल लॉस। हम सब ने यह सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। यह कारण के लिए ज़्यादा लोग ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी कर दिया जाता है और वो तो भी बैंकरप्ट भी हो चुका है। अब देखें कि यह लोग क्यों इतना इन्वेस्ट कर दिया है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि वो तो इमोशनल वाइज फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। अब देखें कि इसका इम्पैक्ट को किसी तरह हो सकता है। एक रियल टाइम एग्जांपल वजह से, एक आदमी होता कि रिसर्च स्कॉलर, वो तो 31 ईयर्स होता था, वो तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं और यूक्रेन रशिया वॉर के कारण उसका स्टॉक मार्केट का वैल्यू तो बहुत नीचा पड़ गया है। उसको देखकर वो तो सुसाइड भी बन चुका है। इतना खतरनाक हो सकते हैं कि तुम इरेशनल डिसीजन लेते हैं तो तुम्हारा फाइनेंस के बारे में। यह उदाहरण वजह से हमको पता जाएगी कि कितना इम्पैक्ट हो सकेंगे अगर आपने इमोशनल वाइज फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं तो। अब हम देखेंगे कि हमारा फाइनेंशियल लाइफ में हम किसी तरीके से सही और रैशनल डिसीजन ले सकते हैं। पहले होता है कि क्लियर सेट ऑफ फाइनेंशियल गोल्स। हमारे पास इतना क्लियर फाइनेंशियल गोल्स होना चाहिए कि क्योंकि वो ही हमारा इन्वेस्टमेंट्स को गाइड कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए उस गोल्स को अचीव करने के लिए। और लास्ट में हम हमारे करंट फाइनेंशियल पोजीशन पर ध्यान रखना चाहिए और उसको एनालाइज भी करना चाहिए। अगर आपने ये तीनों चीज़ों भी सही तरीके से कर दिया जाते हैं तो तुम यह परिस्थितियों में भी तुम्हारा फाइनेंशियल लाइफ तुम टैकल कर सकते हैं। परिस्थितियों हो सकते हैं कि मार्केट क्रैश, अनएम्प्लॉयमेंट, और कि फाइनेंशियल लॉस इन बिजनेस, और कि मेडिकल एक्सपेंसेस, और कि राइजिंग इन्फ्लेशन। यह चीज़ों तो तुमको इतना परेशान नहीं दे सकते, क्योंकि यह तीन कारण तुम सही तरीके से फॉलो करने से इसका इम्पैक्ट तो बहुत कम हो सकते हैं। हमने यह तो ज़्यादा बार सुनते हैं कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल। यह तो पर्सनल फाइनेंस में भी अप्लीकेबल होते हैं। अगर आपने आपकी दोस्त की तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तुमके लिए पोटेंशियल रिटर्न मिलने का मौका ज़्यादा कम हो सकते हैं, क्योंकि तुमने तुम्हारा दोस्त से ही पहले सेविंग्स शुरू कर दिया जाता है और तुम्हारे दोस्त की तरह तुमके लिए कोई भी एजुकेशनल लोन ना होने के कारण तुम एक्स्ट्रा रिस्क ले सकते हैं। दूसरा चीज़ हम ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस पोर्टफोलियो हम रेप्लिकेट ना करना चाहिए। तुम किसी बार ऐसा सोचते हैं कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस पोर्टफोलियो रेप्लिकेट करते हैं तो हमको फाइनेंशियल सक्सेस मिलती है, वो तो गलत बात हो सकती है। अब देखेंगे कि इसका उदाहरण अब देखेंगे तो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं, इसीलिए हम उसके लिए कोई भी क्रैश आया तो भी वो तो फाइनेंशियल लाइफ स्टेबल होते हैं। लेकिन हमारे पास एक और दो सोर्सेज ऑफ इनकम ही होते हैं, इसीलिए हम उसी तरह फॉलो करना उतना आइडियल नहीं हो सकता है। हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखेंगे तो अगर देखेंगे तो हम ट्रेंड्स को नहीं चेस करना चाहिए। अगर देखेंगे एक रियल टाइम उदाहरण तो एक बिलियनर तो ये ट्वीट बन चुका है कि क्रिप्टो करेंसी अच्छा परफॉर्म करते हैं भविष्य काल में, तो ज़्यादा रिटर्न देते हैं और कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न देते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। यह ट्वीट को देखकर ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका है और इसके बाद 1 और 2 वीक में वो उसका वैल्यू तो 75% नीचा गिरने के कारण ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने ज़्यादा परेशान लग गए हैं। इसीलिए हम बताते हैं कि हम इमोशनल वाइज फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लेना है, क्योंकि वो तो इतना खतरनाक हो सकते हैं कि हमारा पीस ऑफ माइंड और कि हमारा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को वो तो ख़राब कर सकते हैं।
अब देखें कि फाइनेंशियल लिटरेसी इंटेलिजेंस से किसी तरीके से अलग हो सकते हैं। सर आइजैक न्यूटन, मार्क ट्वेन, मार्क टायसन, मार्क क्यूबन, निकोलस केज, ये तो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट और की लेजेंडरी आर्टिस्ट होते हैं और पूरे दुनिया ने इसका इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग पर ज़्यादा अप्रिशिएशन कर दिया जाता है, लेकिन उसका फाइनेंशियल डिसीजन उसी तरह ना होते हैं। अगर देखें तो ये लोग ने इमोशनल वाइज फाइनेंशियल डिसीजन लेने के कारण उसका इन्वेस्टमेंट तो खराब बन चुका है। इसीलिए हम बता देंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी और इंटेलिजेंस बहुत सेम नहीं होते और बहुत अलग होते हैं और इमोशनल वाइज हम किसी भी फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लेना है। यह सुनने के बाद हम के लिए भी एक डर लगती है, क्योंकि हम जो इंटेलिजेंट पीपल मानते हैं वही फाइनेंशियल गलतियों करते हैं, तो हम किसी तरीके से फाइनेंशियल गलतियों से बच कर सकते हैं। अब देखें कि दो रिटेल इन्वेस्टर्स के उदाहरण जिसके वजह से हम रैशनल इन्वेस्टर्स बन कर सकते हैं। अगर देखें तो पहले होते हैं कि ओसेलिया मैकार्थी और दूसरे होते हैं कि रोनाल्ड रीड। मिसेलिया मैकार्थी ये तो वॉशर वुमन होते हैं जिसने माइग्री इनकम से वो तो ज़्यादा रिच बनते हैं। अगर देखें तो यह तो क्या प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो कर दिया है, वो तो इलिटरेट होते हैं और 6th ग्रेड से ही वो तो कोई भी पढ़ाई ना करने के कारण उसका लिटरेसी तो बहुत कम होते हैं, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट का नैक होते हैं और वो तो रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं, वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनते हैं। हम सबको इन्वेस्टमेंट का नैक हो सकते हैं, लेकिन रेगुलर इन्वेस्टर हम फेल करते हैं। लेकिन वो लोग ने रेगुलरली इन्वेस्ट करने के कारण वो ओसेलिया मैकार्थी ने $280,000 तो वो तो कमा लिया है और वो तो $150 तो डोनेट भी कर चुका है। दूसरा अटेंडेंट होते हैं कि रोनाल्ड रीड, ये तो गैस स्टेशन अटेंडेंट होते हैं और वो तो ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। वो तो न्यूज़पेपर से ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में जानकारी लेते होते, वो तो रेगुलरली इन्वेस्ट करने के कारण वो तो $8 मिलियन तो उसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो सकते हैं। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि और तो इसी तरह हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम भी एक रैशनल इन्वेस्टर बन सकते हैं और हमारा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी ज़्यादा हो सकते हैं। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि नैक ऑफ इन्वेस्टिंग पहले और दूसरे होते हैं कि रेगुलर इन्वेस्टिंग। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, हम एज ए इन्वेस्टर ध्यान रखना चाहिए। आप देखें कि इन्वेस्टर्स किस कारण के लिए फाइनेंशियल गोल से डिविएट हो सकते हैं। पहले कारण होते हैं कि मिसलीड बाय एंटाइसिंग फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़। अब देखेंगे तो किसी इन्वेस्टर्स ने अपॉर्चुनिटीज़ पर ही ध्यान रखकर फाइनेंशियल गोल्स भूल जाते हैं। किसी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ तो अच्छे ही लगती है और अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं इन्वेस्टर के लिए, लेकिन उसका फाइनेंशियल गोल्स पर वो तो अलाइन न होने के कारण वो भविष्य काल में उतना बेनिफिशियल नहीं होते हैं। दूसरे होते हैं कि इनसफिशिएंट इमरजेंसी फंड्स। एक प्राइमरी बेस ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है कि इमरजेंसी फंड्स रखना है, क्योंकि हम फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबिलिटी पर भी ध्यान रखना चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले। अब देखें तो अमेरिका के लोग तो ज़्यादा समय उस पर ही वो खर्च करते हैं, और तुम कंपेयर किया तो बुक्स और की मूवीज़ से कंपेयर किया तो इसीलिए उस पर खर्च करने के लिए उसके लिए कोई भी खर्च ना होते हैं, इसीलिए उसके लिए ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन कम कमाने वाले लोग तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ज़्यादा खर्च करने के कारण उसके लिए कोई भी इमरजेंसी फंड्स नहीं होते हैं और इसके लिए वो तो ज़्यादा परेशान भी लगते हैं किसी समय। तीसरा होता है कि एक्शन गैप इन योर फाइनेंशियल डिसीजन। हम सबको इंटरनेट होते हैं और इंटरनेट से हमको ज़्यादा जानकारी मिलते हैं, लेकिन भी हम सही डिसीजन न ले सकते हैं। इसीलिए हम फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत करना बहुत आवश्यक पड़ती है और वो तो तुम के लिए एक सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा मदद कर सकते हैं। और लास्ट तो होता है कि SIP मिस्टेक्स। हम सबको एज इन्वेस्टर यह बता देगी कि SIP में हम इन्वेस्ट कर दिया तो कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट वजह से हमको भविष्य काल में ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलते हैं और इन्फ्लेशन को भी हमको टैकल कर सकते हैं और अच्छा लाइफस्टाइल भी हम लीड कर सकते हैं। फिर भी हम SIP ना कर सकते हैं उतना अच्छा तरीके से। हमको यह प्रॉब्लम को हमको यह सोल्यूशन मिलना चाहिए कि किसी तरीके से हम SIP करना चाहिए और कि किसी तरीके के हम SIP को कंटिन्यू कर सकते हैं।
यह कारण को हम ज़्यादा सोचते हैं तो हमको सोल्यूशन मिलते हैं, और यह सोल्यूशन तो हमारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए ज़्यादा मदद कर सकते हैं। अब देखें कि की एक्शन आइटम जिसके वजह से हम सही फाइनेंशियल डिसीजन और के एक्शन ले सकते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन हर समय लॉजिकल डिसीजन होना चाहिए और इमोशनल नहीं होना चाहिए। इसके वजह से हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ सही फाइनेंशियल डिसीजन बच जाते हैं। हम किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो उसका प्रॉस और कॉन्स दोनों हम एनालाइज करना चाहिए, और इसके वजह से हम सही फाइनेंशियल डिसीजन और एक्यूरेट फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। और हम यह बात भी ध्यान रखना है कि हमारे पास कोई भी इमोशनल बायस ना होना चाहिए डिसीजन लेते हैं तो, और इमोशनल बायस होते हैं तो उसको हम रेक्टिफाई करना बहुत आवश्यक पड़ती है। और हमारे फाइनेंशियल एक्शंस हमारे फाइनेंशियल गोल्स की तरह अलाइन होना चाहिए। यही इंपॉर्टेंट चीज़ बनते हैं। क्यों हम फाइनेंशियल प्लान बनते हैं? क्योंकि हमारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। इसीलिए हमारा फाइनेंशियल प्लान हमारे फाइनेंशियल गोल्स को अलाइन होना चाहिए। अगर देखें तो सभी रिस्क को हम आइडेंटिफाई करना चाहिए, और कि मिटिगेशन प्लान्स को भी हम रखना चाहिए, जिसके वजह से हम सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं और सही फाइनेंशियल एक्शन भी ले सकते हैं। इस वीडियो का कंक्लूजन होते हैं कि इमोशंस पर हम ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए इमोशंस एक बिगर थ्रेट हो सकते हैं। हम करने वाले छोटे गलतियों वजह से हमारे भविष्य काल का इन्वेस्टमेंट रिटर्न ज़्यादा कम हो सकते हैं। इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले हम तो फोकस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और कमिटेड भी होना चाहिए हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर, जिसके वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न तो सेफ्टी हो सकते हैं। और भविष्य काल के बारे में हमको स्पेसिफिक प्लान होना चाहिए कि किसी भी ऑब्स्टिकल आते हैं तो भी हमारा इन्वेस्टमेंट हमारा हाथ से निकल नहीं होना चाहिए। इसी तरह हम सोचना चाहिए। आपको एक सवाल होते हैं, अगर आप इमोशनल इन्वेस्टर होने के लिए प्रयास करते हैं और रियलिटी इन्वेस्टर होने के लिए प्रयास करते हैं, चॉइस तो तुम्हारा है। अगर आपको संदेह है कि किसी तरह फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो और किसी तरह इमोशन वजह से हम खराब डिसीजन नहीं ले सकते हैं, वो तो तुम फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत कर सकते हैं। वो तो तुम्हारा फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए वो उसका फाइनेंशियल नॉलेज और एक्सपर्टीज तो वजह से तो तुम के लिए ज़्यादा मदद कर सकते हैं, और इसके वजह से तुम भी एक सही फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपने यह विषय के बारे में डिटेल एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।